Hello and welcome everyone to my YouTube channel. Dear students, it has been earlier informed with the reference of video alert that our upcoming video lecture would cover the following literary terms. For example, conceit, connotation, dramatic poetry, dramatic irony, dramatic monologue. Let's understand one by one. Number one is conceit. What is conceit? We go to the definition. That's very brief. That a conceit is an extended metaphor that compares two different things in a surprising or clever way. As John Donne has used, I'll give you example later on. It has been often found in metaphysical poetry to create imaginative and intellectual effects, like when you try to justify your emotions through logic, then you use conceit. And if we put it in very simple language in Urdu, then we would say that दो मुख्तलिफ अशिया में जब हम तशबीह या इस्तारा के तौर पे कोई चीज़ इस्तेमाल करें या उस तरकीब को इस्तेमाल करें तो उसको हम कहेंगे कंसीट। और इसको शेक्सपियर के बाद जॉन डन ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, मतलब जॉन डन ही ने ज़्यादा ऐसे यूज़ किया है अपने एक फेमस पोएम में, और जिसमें वो कंपेयर कर रहे हैं इस कंसीट को, मतलब एक चीज़ को, अपने लव को या किसी लवर के लव को कंपास से, दो ऐसी नोकदार चीज़ें या दो परखाब जिनके दो कोने आपस में जिस तरह से मिलते हैं, इसी तरह से वो कह रहा है जॉन डन अपनी एक फेमस पोएम में कि जो लवर्स हैं, जो दो प्यार करने वाले हैं, उनके दिल भी इसी तरह से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो अगर हम कंसीट को समझने की कोशिश करें बिल्कुल आसान लफ्जों में, तो कंसीट उस चीज को कहा जाएगा, उस लिटरेरी टर्म्स को कहा जाएगा जो दो जहत, दो मुख्तलिफ चीजों को, दो पोल्स अपार्ट, दूर चीजें हों, जो कहते हैं ना पोल्स अपार्ट, मतलब दूर की चीजें हों, और आप उनको मतलब एक सरप्राइजिंग वे में कंपेयर करें, ठीक है ना, तो उसे कहा जाएगा कंसीट। तो इट्स ऑल अबाउट कंसीट। एंड नाउ connotation. If we try to understand the word or the literary term connotation, as far as the definition is concerned, connotation refers to the emotional or cultural meaning attached to a word beyond its literal dictionary definition. So what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा वर्ड जिसकी जो मीनिंग है वो उसके अपेरेंट वर्ड से मुख्तलिफ हो या उसके अंदर छुपी हो, उसकी लघवी माना ना हो। मतलब होम, अब होम आप कोई दूर से देखेंगे तो आपको एक घर दिखाई देगा, घर तो दिखाई देगा, वो उसकी मतलब वो उसका डेनोटेशन होगा। किसी ऑब्जेक्ट को आपने नाम दे दिया, नेम दे दिया, तो ये उसका हो गया डेनोटेशन, ये तो उसका नाम हो गया। आपको साउंड भी होम सुनाई देगा। अब इसका कैनोटेशन क्या है, मतलब इसकी हिडन मीनिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके असरात क्या है, इसका इन्फ्लुएंस क्या है, आपके जहन में क्या आता है। घर तो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो एक अपेरेंट पिक्चर है, लेकिन हिडन में क्या चल रहा है? हिडन में यही चल रहा होगा कि कोई ऐसी पुरसकून जगह जहाँ पे आपको वार्म फील हो, अपने आप को महसूस करें, अपना सिक्योर महसूस करें और आराम मिले, आसाइश मिले, ये होगा उसका कनोटेशन। ठीक है, डेनोटेशन उसको हम कहते हैं, डेनोटेशन जो उसकी लघवी मीनिंग होती है, लिटरेरी मीनिंग होती है, लेकिन जो कनोटेशन होती है वो उसकी हिडन मीनिंग होती है, जो उसको हम कहें कि उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, आपके जहन में क्या आता है घर को लेके या किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके। अगर मैं कहूँ कि जहाज, एयरप्लेन कहूँ या एयरबस कहूँ, तो एक तो साउंड आ गया एयरप्लेन या एयरबस, लेकिन इससे जहन में क्या आ रहा है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे अगर बंदा बैठे और फिर वो हवाओं में उड़ता हुआ दूर तक कहीं से कहीं चला जाए, तो ये इसका हो गया कनोटेशन। अब मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल आसान लफ्जों में आपको समझ आ गया होगा कि कनोटेशन किसे कहते हैं और डेनोटेशन किसे कहते हैं। मतलब ये समहाउ कहीं से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इनकी जो मीनिंग होगी वो डिफरेंट होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ड्रामेटिक पोएट्री. What is dramatic poetry? If we put it in a very simple verse, or if we define in a very simple verse and in a brief verse, that any poetry which uses dramatic form or some elements of dramatic techniques as a means to achieve poetic end, that is called dramatic poetry. If I put in a simple and Urdu language, that dramatic poetry उसे कहा जाएगा जिससे ड्रामाटिस्ट अपने शायराना मकसद को हासिल करने के लिए उस पोइट्री का इस्तेमाल करे, और वो गुननाई किस्म की, जिसको गुनगुनाया जाए, उस किस्म की वो पोइट्री होती है।
और इसको शेक्सपियर ने बहुत इस्तेमाल किया है, इसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत इस्तेमाल किया है अपने फेमस वर्क्स में। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाए तो इसमें जो डायलॉग्स होते हैं वो एक रिदमिक फॉर्म में होते हैं। भले वो अगर कहें कि उसमें पैटर्न ऐसा ना हो, जैसे राइम होते हैं, राइमिंग स्कीम नहीं होती है उसमें, लेकिन उसके अंदर रिदम होता है, तो उसे हम कहेंगे ड्रामेटिक poetry. Now let's understand dramatic irony. What is dramatic irony? It happens, it occurs when the audience know more than characters what they know. So what is the effect of dramatic irony in drama? It creates tension, humor, or tragedy. The very famous example we have with dramatic irony that in Oedipus Rex, the audience knows Oedipus is the murderer. He is seeking, but he does not. I mean, when he says that if I would be the murderer of king or the late king, I would be punished. I mean, he was saying that if I were. So what is that? Actually, he was. But here, I mean, he was using the word were if he was sure that he is not a murderer. But actually he was a murderer in drama, and what was known by audience, and he was unaware of that he is the murderer. Let me put it in a very simple and Urdu language that what is dramatic irony. हम इसे कहते हैं ड्रामाई इस्तिलाह में, ड्रामाई तारीफ में, ड्रामा निगार बोलने के लिए मुंह में ऐसे अल्फाज देता है जो सामीन के लिए कुछ मतलब के हामिल होते हैं, लेकिन कैरेक्टर मुतकल्लम जो बात कर रहा होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, वो उससे आगाह नहीं होता. आई मीन इट इज अ सिचुएशन, is the condition in which characters they don't know what audience know. I hope that makes sense, and I hope that is clear and understandable that what is dramatic irony. Now come to the dramatic monologue. If we understand the definition of dramatic monologue, we can say that a poem in which a single speaker addresses a silent listener, revealing personal thoughts and feelings. Apart from that, speaker is distinct from the poet, reveals characters through his speeches or his speech, and that speech has a psychological insight, and this technique has been beautifully used by Robert Browning in his famous work My Last Duchess, dramatic monologue. There is a slightest confusion always among students. They ask that what is the difference between soliloquy and dramatic monologue or monologue. Let me explain it. That monologue is a long speech, and that is in narrative poetry, and there is one character who addresses to audience, and audience is silent or are silent while the speaker, means the character who speaks. As far as soliloquy is concerned, soliloquy is a kind of internal talk which character talks to himself or speaks to himself in order to reveal his inner thought. So this is the fundamental difference in between dramatic monologue or soliloquy. Let me put in Urdu that soliloquy और मोनोलॉग में, ड्रामेटिक मोनोलॉग में सबसे बड़ा फर्क जो ये है वो ये है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक कैरेक्टर है जो एड्रेस कर रहा है, जो बात कर रहा है, जो कलाम कर रहा है, मुतकल्लिम है और अपने सामाइन से बात कर रहा है, लेकिन सामाइन खामोश रहेंगे. और जबकि soliloquy में ये है कि soliloquy में एक कैरेक्टर है, वो खुद से बात कर रहा है, लेकिन खुद से क्या बात कर रहा है, अपने जो थॉट्स हैं उनको वो रीड अलाउड कर रहा है, खाली खुद को सुनाने के लिए, ना कि नाजरीन और सामाइन को सुनाने के लिए. तो ये इसका मतलब डिफरेंस है इसमें मोनोलॉग में और soliloquy में. अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है. तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, बिल्कुल बारीक सा है और मोटा भी है अपनी जगह पे, एक जामे किस्म का, तो आप इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि soliloquy क्या है और मोनोलॉग क्या है. मैं उम्मीद करता हूं कि ये अब आपको फर्क समझ में आ गया होगा और आपने ड्रामेटिक मोनोलॉग को भी समझ लिया होगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है. Now come to the conclusion, or if we summarize these terms which we have just discussed, the literary terms one by one, like conceit. If we put it in a single word, that what is conceit? Conceit is kind of literary terms which is extended form of metaphor. जिसे हम कहें कि तशबीह और इस्तारा को इस्तेमाल करना, मतलब डिफरेंट वे में इस्तेमाल करना, ऐसी चीज को कंपेयर करना जो बहुत सरप्राइजिंग हो, जो हैरान कुन हो. ठीक है,
तो उसे हम कहेंगे कंसीट। व्हेन इट कम्स टू connotation means इमोशनल मीनिंग। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि घर से आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट है। वो अटैचमेंट क्या है? आपको वहां पे सुख मिलेगा, आसानी मिलेगी, आराइश मिलेगी, खाना मिलेगा, घर का चैन मिलेगा। तो इसे हम कहेंगे, इसका कनोटेशन ये होगा। और आपको मैंने बताया था कि डोनोटेशन वही होगा जो उसका लघवी माना है, लिटरेरी मीनिंग है। अब आ जाते हैं ड्रामेटिक पोइट्री कंबाइंस पोइट्री एंड इन ड्रामा। तो हम जब पोइटिक फॉर्म में डायलॉग्स को परफॉर्म करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ड्रामेटिक पोइट्री। तो व्हेन इट कम्स टू ड्रामेटिक आयरनी, किंग इडिपस से कि when audience know better than the character or audience know more than characters, तो उसे हम कहेंगे ड्रामेटिक आयरनी। इसी तरह से इडिपस रेक्स में इडिपस को खुद को मालूम नहीं है कि मैं मर्डरर हूं, जबकि देखने वाले को, हम सबको ये मालूम है कि यही मर्डर है, यही कातिल है, इसी ने अपने फादर को किल किया है। और उसके बाद आ जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। उसमें मैंने आपको फर्क भी बताया था, जिस तरह से हम कंफ्यूज होते हैं नॉर्मली कि डिफरेंस क्या है मोनोलॉग में और soliloquy में, वो भी मैंने आपको बताया। ड्रामेटिक मोनोलॉग को हम सिंगल वर्ड में समझना चाहे तो इस तरह से कहेंगे, व्हेन वन स्पीकर रिवील्स सेल्फ टू साइलेंट लिसनर मींस ऑडियंस। ठीक है, जबकि soliloquy में ऑडियंस का कोई काम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फीद रही होगी, और खास करके ये जो लिटरेरी टर्म्स का हमारा जो सीक्वेंशियल है, इसका पार्ट 3 था। और मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा कुछ दिनों में इसके 2 पार्ट्स और कम से कम इसका 5 पार्ट्स इसके कंप्लीट किए जाएं, तो इन फ्यूचर आपको वो भी देखने को सुनने को मिले। शुक्रिया नाजरीन, थैंक यू वेरी मच।